नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। आज हम आपको अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत लियो स्योम्योनिस विगोत्स्की का संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं। जो अभी तक आपको हमने जितने पढ़ाए थे वो सब व्यवहारवादी सिद्धांत थे और ये संज्ञानवादी सिद्धांत हैं। आपको अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बताया था। तो संज्ञानवादी सिद्धांतों के अंतर्गत पियाजे और विगोत्स्की प्रमुख हैं। तो सुनिए, तो विगोत्स्की का जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनके प्रमुख सिद्धांत एवं शोध मानवीय चेतना के विकास एवं उनकी संरचना से संबंधित थे। विगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में समाज के सूक्ष्म एवं व्यापक प्रभावों का अध्ययन किया। विगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है क्या, देखिए। तो इन्होंने सीखने की परिभाषा लिखी थी कि सीखना एक आवश्यक और सार्वभौमिक तथ्य है जो सांस्कृतिक संगठनों के विकास में प्रयास, विशेषता मानव के मनोवैज्ञानिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः विकास का प्रयास सीखने के प्रयास को पीछे की ओर ले जाने को प्रवृत्त होता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि विगोत्स्की ने सामाजिक प्रभावों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारा है। संज्ञानात्मक विकास होता क्या इनके अनुसार? तो संज्ञानात्मक विकास के प्रमुख साधन के रूप में भाषा का वर्णन करते हुए कहा कि सांस्कृतिक विवरण को आकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संस्थाएं, साधन और प्रतीक व्यवस्थाएं मानव निर्मित वे उपाय हैं जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की ओर संकेत करती हैं। उन्होंने समाज के योगदान की विशेष भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। बालक सामाजिक अंतःक्रिया में भाग लेता है, अतः बालकों को अच्छा वातावरण व अच्छा समाज तथा सुविधा दो, वो हमेशा अच्छा ही बनेगा। अंतःक्रिया की बात की तो अंतःक्रिया क्या होता है, इसको सुनिए। तो विगोत्स्की अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानता है। अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है जो कि उसको सीखने में सहायता करती है। जब छात्र किसी समस्या पर विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ तथ्य उसके संज्ञान में होते हैं जो उसे आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे एक छात्र साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को देखता है तो उसकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ तथ्य जैसे साइकिल पकड़ना, है ना, साइकिल का स्वरूप, साइकिल को खड़ी करना आदि उसके संज्ञान में होते हैं या आ जाते हैं जो उसको साइकिल चलाने को सीखने में सहायता करते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से छात्र उच्च श्रेणी के मानसिक कार्य सीखता है, जैसे विचार करना, है, समस्या समाधान करना इत्यादि। विगोत्स्की का जेडपी धारणा बहुत आती है। तो जेडपीडी होता क्या है? इसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं हिंदी में। तो विगोत्स्की के अधिगम सिद्धांतों को समझने के लिए जेडपीडी की धारणा को समझना बहुत आवश्यक है। होता क्या है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ नहीं जानते, मतलब जो आप जान रहे हो और जो नहीं जान रहे हो, तो उसके बीच एक रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है। ये रिक्त स्थान ही विकास एवं ज्ञान का आधार होता है। इसी रिक्त स्थान से अर्थात हम सीखते हैं। जेडपीडी की व्याख्या करते हुए विगोत्स्की लिखते हैं कि वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है और संभावित विकास स्तर जो मार्गदर्शन पर आधारित होता है, इनके बीच की दूरी सक्षम समानुपाती मार्गदर्शन पर आधारित होती है। जेडपीडी छात्र को कार्य सीखने के प्रति आकर्षित करती तथा छात्र नवीन तथ्यों को सीखने का प्रयास करता है। जो तथ्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं उन्हें अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। अब आता है अधिगम स्तर में भिन्नता। तो इसमें क्या है, जो कुछ छात्र सामान्य से अधिक अधिगम करते हैं तथा कुछ छात्र जो सामान्य से कम अधिगम करते हैं, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों में प्रमुख स्थान है जेडपीडी का। जेडपीडी के कारण ही छात्रों में अधिगम स्तर में भिन्नता आती है, क्योंकि जो छात्र जानने वाले ज्ञान तथा नहीं जानने वाले ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं, उन्हीं का अधिगम स्तर उच्च होता है। अतः जेडपीडी से संबंधित रिक्त स्थान ही
विकास एवं सीखने के मार्ग को प्रशस्त करता है। ये कार्य अंतःक्रिया के माध्यम से ही संपन्न होता है। अब आता है बालकों में भाषा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के स्पीच द्वारा सीखी जाती है। एक होती है आंतरिक भाषा, इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क में उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी या सोच, अर्थात जो आपके मन में विचार चलते हैं, मन में सोच चलता है, किसी चीज को आपने देखा तो मन में क्या आया, है ना, तो इनर स्पीच कहलाता है। और बा भाषा, विचारों के ध्वनियों में बदल देना या शाब्दिक भाषा, ये एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। मतलब आपने किसी को सोचा, अब मन में आपके जो सोच लिया और उसको आप व्यक्त कर देते हैं, तो आपकी भा भाषा एक्सटर्नल स्पीच कहलाती है। विकासजी ने कहा था कि पहले मन में विचार आते हैं, उसके बाद लोग भाषा बोलते हैं, लेकिन पियाजे ने कहा था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। विकासजी ने कहा था कि भाषा 3 प्रकार से सीखी जाती है। पहली भाषा है अनुकरणीय भाषा। अनुकरणीय मतलब अनुकरण करके, दोहरा करके, नकल करके आदि जो भाषाएं आप सीखते हैं वो अनुकरणीय भाषा कहलाते हैं, है ना। तो ये जैसे माता पिता से आप परिवार से जो बातें सीखते हो, ये नकल करके ही सीखते हो, उनके दोहरा कर सीखते हो। जैसे बालक बुलाते हैं, मतलब पा कहो तो आप लोग पा कहते हैं, बच्चे छोटे बालक ना, तो ये अनुकरण करके सीखते हैं। निर्देशात्मक भाषा जो निर्देश के द्वारा सीखी जाती है। जैसे अध्यापक कोई चीज आप कहीं से गलत सीख आए तो अध्यापक क्या उसको सुधारता है या कहता है ऐसा बोलो ऐसा करो, तो ये निर्देशात्मक भाषा। और तीसरा है सहचारी शिक्षण भाषा। तो ये अपने सहयोगियों से सीखते हो, अपने साथी से सीखते हो। जैसे बहुत सारी अच्छी बातें भी सहयोगी से सीख लेते हो, बहुत सारी खराब बातें भी जैसे गाली गलौज करना, अबे तबे, है ना, इत्यादि बातें करना, ये सब सहचारी शिक्षण से सीखते हो। अब आता है संस्कृति का अधिगम पक्ष, एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। तो विकासशी अधिगम की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। संस्कृत को परिभाषित करते हुए विकासशी लिखते हैं कि संस्कृति विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है तथा उसके अतिरिक्त मानव व्यवहार के विकास का नवीन स्तर निर्धारित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत के द्वारा बालक सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अनुकरण माध्यम से सीखने को विकासशी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बालक अनुकरण के द्वारा प्रमुख रूप से सीखता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं को सीखने के लिए किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। जैसे घर में माता पिता बालक के भजन करते हैं तो बालक भी जाके पूजा करने लगता है ना, आरती जलाने लगता है, दिया आरती करने लगता है, तो ये स्वयं भी ईश्वर के सामने ध्यान भजन में मन लगाता है। इसी प्रकार अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अधिगम अपने आप हो जाता है। तो प्रयोक्त से स्पष्ट होता है कि अधिगम प्रक्रिया में अनुकरण, जेडपीडी सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन समस्त क्रियाओं में छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतःक्रिया में होने वाली प्रत्येक वृद्धि छात्र के अधिगम स्तर में तीव्रता को वृद्धि करती है, जिससे छात्र अधिगम स्तर छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है और वो आगे चलकर सक्षम बनता है। अब विशेषताएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं कही विकासशी ने, तो सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है, अर्थात ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा, सीखने में प्रमुख रूप से जो सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, संस्कृति है, ये महत्वपूर्ण योगदान करती है। मानव व्यवहार के परिवर्तन का प्रमुख कारण संस्कृति, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं, जो कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम को प्रेरित करती हैं। अंतर्दृष्टि के द्वारा विद्यालय छात्रों के अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। अधिगम प्रक्रिया को कुशलतम रूप से संपन्न करने एवं अधिगम तीव्रता में वृद्धि के लिए छात्रों को क्रियाशीलता की स्थिति में रखना चाहिए। ये सिद्धांत सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना माना जाता है। तो इस प्रकार आपने सुना और इसको 2-3 बार पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका बताइए विकासशी ने कौन सा सिद्धांत दिया था। केवल एक उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।